ठीक है, हम डेप्थ में नहीं जाते, हम सरसी सरसी देखें तो सबसे पहले क्या है, फिर सबसे पहले आपकी एफआईआर लॉन्च की जाती है। ठीक है, सबसे पहले आपका एफआईआर लॉन्च होती है, कोई एफआईआर होती है। ठीक है, और उसके बाद उसकी आपकी उसके बाद आपका एफआईआर के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद आपका आ जाता है चालान, जिसको रिपोर्ट हम 173 की कहते हैं। उसके बाद चालान जब आ जाता है तो एक्यूज्ड को जो है समन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। जब एक्यूज आते हैं तो आपका मतलब आपका प्रोसेस होता है, उसको एक्यूज्ड को वगैरह को प्रोसेस किया जाता है कि जी आप आए और अपना ट्रायल फेस करें, समन वगैरह, समन या वारंट वगैरह। ठीक है, वारंट वगैरह। ठीक है, उसके बाद जब वो आ जाते हैं तो चार्ज फ्रेम किया जाता है। ठीक है, चार्ज फ्रेम करने के बाद कोर्ट क्या करती है, एविडेंस रिकॉर्ड करती है। ठीक है, एविडेंस में कोर्ट को देखती है कि जी क्या ये एक्विटल सही है या कन्विक्शन सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोर्ट क्या करती है, जजमेंट पास कर देती है। ठीक है, जजमेंट पास करती है, उसके बाद कोर्ट जजमेंट पास कर देती है। ठीक है, उसके बाद कोर्ट जजमेंट पास करती है। उसके बाद फाइनल जो है मतलब जजमेंट में क्या होता है, एक्विटल या कन्विक्शन, एक्विटल और कन्विक्शन। ये आपका है क्रिमिनल ट्रायल। ठीक है, ये आपका क्रिमिनल ट्रायल है होल। ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्रिमिनल ट्रायल है कि जी पहले एफआईआर या प्राइवेट कंप्लेंट होगी। ठीक है, या आपकी कंप्लेंट होगी। ठीक है, जो कि आपका एफआईआर 154 के तहत है, और कंप्लेंट जो होती है आपका 2000 के तहत। ठीक है, सीआरपीसी 200 के तहत। और इसमें एक और भी है कॉग्निजेंस के लिए, वो एक आपका कह सकते हैं कि जी आप मतलब जो मजिस्ट्रेट है 190 सबसेक्शन 1 और क्लास सी के तहत को मजिस्ट्रेट सो मोटो भी ले सकता है अपने उसको ओन इंफॉर्मेशन पे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका जो 156 से अनवर्ड 173 तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती है, चालान आ जाता है। और उसके बाद फिर समन किया जाता है मुलजमान को। मुलजमान आते हैं तो उनको जो है डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट के बाद वो एक डिटेल के साथ हम आगे इसको पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले वो कहता है आपका एफआईआर होती है। ठीक है, एफआईआर आप जो कागनिजेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है, जो कागनिजेबल ऑफेंस होते हैं उनमें एफआईआर होती है, और जो नॉन कागनिजेबल ऑफेंस होते हैं उनमें आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब कागनिजेबल ऑफेंस क्या है, कागनिजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो आपकी सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, जैसे आपका मर्डर और डकैती, आपकी थेफ्ट, ये आपकी कागनिजेबल ऑफेंस है। और नॉन कागनिजेबल लेस सीरियस, बिल्कुल हीनियस, जैसे आप किसी को थप्पड़ मार दें या आप किसी को गाली दें, तो वो ऐसे मतलब जो मतलब बिल्कुल सीरियस, लेस सीरियस नेचर के हैं, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोर्ट विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोर्ट विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोर्ट जो है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करती है, जो कि आपका 156 में बताया गया है। 156 सब सेक्शन 2 है कि कोर्ट बगैर परमिशन के वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है पुलिस। अब जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब जो लेस सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस हैं, उसमें कोर्ट लाजमी परमिशन लेती है मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट कहते हैं तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वरना वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये थोड़ा बहुत है। और आपका जो डायरेक्ट कंप्लेंट है वो आपकी सेक्शन 230 है कि ये आप जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी आप कंप्लेंट करते हैं। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं, जैसे आपका एफआईआर भी हो जाती है, उसके बाद बावजूद अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही,
ठीक है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही, या इन्वेस्टिगेशन में ही कोर्ट जो है, तो पुलिस जो है वो इनोसेंट डिक्लेयर कर देती है आपके अक्यूज्ड को, या डिस्चार्ज कर देती है कोर्ट, तो फिर उसके बावजूद भी आप प्राइवेट कंप्लेंट जो कोई आप डायरेक्ट कंप्लेंट 200 के तहत कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एफआईआर हो गई, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन आप मतलब जब एफआईआर हो जाती है, तो सपोज कि हम एक स्टोरी के तहत चले, ठीक है, तो सपोज के आपका ये गुलाम मोहिउद्दीन साहब की चोरी हुई है, ठीक है, इनके घर से चोरी हुई है और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी मेरी चोरी की है फरद साहब ने, ठीक है, मेरी चोरी की है फरद साहब ने। साथ ही ये दो विटनेस रख देते हैं, एक मैडम सैमा को रख देते हैं और दूसरा वो रख देते हैं लुबना शीन साहबा को, ठीक है, दो गवाह रख देते हैं। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तो इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है वो आपका वो बताता है, ये 161 की वो जो बात कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इन्वेस्टिगेशन में आपका उन गवाहान को बुलाया जाता है 161 के तहत, वो आपका 161 के तहत वो आपका बुलाता है आईओ, ठीक है। सपोज के जैसे गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने कहा कि जी मेरी जो है चोरी मतलब के गवाह ये हैं, इनकी मुझे इन्होंने अब ये सारा वो अपनी नज़र से देखा है। तो फिर आपका जो आईओ होगा, मिस साइमा को, मिस लुबना को ये समन करेगा 160 के तहत, और जब ये आ जाएंगी, ठीक है, तो फिर उनका वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, उनकी वो जी हो रही है, ठीक है, उनकी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और वो स्टेटमेंट जो है, ये इस 161 की जो स्टेटमेंट होती है, वो उन लोगों की होती है हु आर acquainted with the facts and circumstances of केस, ठीक है। कौन से, ये आपकी जो स्टेटमेंट होती है, ये उन लोगों की होती है जो आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को जानते होते हैं, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को जानते होते हैं, ठीक है। आपका 161 की स्टेटमेंट के लिए कोर्ट पहले वो जो आई होता है वो 160 का मतलब समन करती है, हुक्मनामा तलबी। अब ऐसे तो नहीं है कि मिस साइमा या मिस लुबना खुद तो नहीं जाएंगी, ना ही उनको जाने की जरूरत होगी। आईओ जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आईओ ने समन करना है मिस साइमा को और मिस लुबना को, ठीक है, और मिस लुबना इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। आईओ ने कहना कि जी अच्छा, ये फिर मिस लुबना आके कहती हैं कि जी हाँ उस दिन तो मेरी फिर बात हुई थी, मिस नईमा से भी बात हुई थी, मिस नईमा को ने भी जो है ये ने भी ये कहा था कि जी हाँ बाकी ये जो फराज साहब हैं अक्सर ये चोरी करते हैं, या मिस नईमा का कोई भी उसमें कंसर्न आ जाता है, तो देन आईओ जो है मिस नईमा को भी बुला लेगा, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, और उसमें कोई रिकवरी होती है, रिकवरी में गवाह है आपके मिस नायला है और मिस इकरा है, वो गवाह है, तो फिर आईओ उनको भी समन करेगा, उनको भी आपका उनकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा 161 के तहत। ये जो जितने भी 161 के तहत जो रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है, स्टेटमेंट जिनकी रिकॉर्ड हुए 161 की, सपोज के 161 की रिकॉर्ड हुई है आपकी ये मतलब पहले तो आपकी जो कंप्लेनेंट है गुलाम मोहिउद्दीन साहब, ठीक है, ये इनकी, उसके बाद फिर मिस साइमा की, उसके बाद फिर आपका मिस लुबना की, उसके बाद आपका आ गया मिस नाइमा की, उसके बाद फिर आ गया मिस इकरा की, ठीक है, ये इनकी स्टेटमेंट कार्ड की। उसके बाद वो कहता है कि जी ये रिकवरी के जो गवाह हैं जो भी होंगे, ठीक है, वो आपका मिस इकरा है और उसके अलावा मिस इकरा हो गई है, या फिर आपका कोई और मिस सोबिया हो गई है, ये गवाह है, ठीक है, इन सब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा आईओ, ठीक है, ये इन सब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। आखिरी जब चालान जाएगा, तो ये सब आपके विटनेसेस होंगे, ठीक है, ये सब आपके प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होंगे, ठीक है, ये सब आपके
प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होंगे ये आपके सारे। माई ड्राइव, मैं आपको प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की एक लिस्ट दिखाता हूँ। उसमें CRPC उनको लाजमी आना पड़ता है, अगर नहीं आते तो फिर उनको कोर्ट उनके वारंट मतलब इशू करती है। वारंट पे भी नहीं आते उसको इश्तिहारी करा देती है, उनकी प्रॉपर्टी फोर्ड की फीड करती है। आप यू आर बाउंड टू प्रोसीड, मतलब आप एविडेंस देने के बाउंड होते हैं, लाजमी आपको एविडेंस देनी पड़ती है। इवन के मैडम आपने पढ़ा था, ये तो क्रिमिनल बता रहा हूँ, सीपीसी का जो ऑर्डर 16 है, 16 में भी वही कोर्ट किसी विटनेस को बुलाती है, वो नहीं आती तो ऑर्डर 16 रूल 10 के तहत उसको कोर्ट फाइन लगाती है, उसकी प्रॉपर्टी टैच करती है। ऑर्डर 16 रूल 12 के तहत उसको 2000 फाइन लगा सकती है। ठीक है, तो वो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी टैच कर सकती है। ठीक है, ये विटनेस हैं जिनको कोर्ट ने एग्जामिन किया है। ये आपका ये 17 और ये 23 है। ठीक है, ये कैलेंडर विटनेसेस है, इनको 161 के तहत स्टेट रिकॉर्ड किया गया है और इनकी स्टेटमेंट जो है वो कल को यही आपके कैलेंडर विटनेस होंगे, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस यही होंगे। जो मैं ये बात कर रहा हूँ आपको कि जी ये इनको 161 के तहत रिकॉर्ड किया गया, तो कल को प्रोसिक्यूशन विटनेसेस यही होंगे। कोर्ट प्रोसिक्यूशन ने इन्हीं विटनेसेस को बुलाना है। सपोज के वो कहते हैं कि जी हमने मिस नईमा को नहीं बुलाना, तो वो उनकी मर्जी है। कोर्ट जो है मतलब नहीं बुलाना चाहते तो ना बुलाएं। ठीक है, लेकिन अगर फिर दूसरी पार्टी कहे कि जी वो विटनेस जरूरी है, आना चाहिए, तो कोर्ट अगर मुनासिब समझती है तो 540 के तहत, जो हमें शुरू में पढ़ रहे थे, 540 के तहत वो बुला सकती है। 540 के तहत उनको बुला सकती है। ठीक हो गया। आगे जब आप इन्वेस्टिगेशन में आपका कोई सपोज के FIR हुई है फराज साहब के खिलाफ, फराज साहब आके खुद कन्फेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, फराज साहब खुद आके कन्फेशन भी कर सकते हैं कि जी वाकई ये आपका मैंने चोरी की है। ठीक है, वाकई मैंने चोरी की है। ठीक है, इसी तरह अगर ये तो 164 का उन्होंने जो बताया है, ये 164 बहुत वास्ट है। 164 बहुत वास्ट है। 164 में आपकी दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, 164 में आपकी स्टेटमेंट भी है और इसी तरह 164 में कन्फेशन भी है। 164 में आपकी कन्फेशन भी है और स्टेटमेंट भी है। स्टेटमेंट किसकी होती है? स्टेटमेंट एक्यूज की होती है। कन्फेशन आपका वो मुतलका आपका वो उसका होता है, अक्यूज का कन्फेशन होता है और स्टेटमेंट विटनेस की होती है। यहाँ पे देखें कि विटनेस कौन थे, ये आपका मिस सैमा थी और मिस लुबना, ये विटनेसेस थे। बाद में इनको भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, मिस नईमा की, मिस निकरा की, तो ये भी विटनेसेस हैं। ठीक है, ये भी विटनेसेस हैं। ये आके 154 उनको लगता है, सपोज के मिस साइमा गई हैं, वो उनको अपना रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए, कि वो कहती हैं कि जी मेरे सामने ये हुआ है, चोरी मैंने देखी है, फलां 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 फलां, और वो उनको लगता है कि जी जैसे वो स्टेटमेंट देना चाहती थी वो स्टेटमेंट नहीं लिखी गई, या ऐसा इन्वायरमेंट था जहाँ पे वो स्टेटमेंट नहीं दे सकी। तो मिस साइमा जो है या ये जो विटनेसेस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 164 की स्टेटमेंट के, जी मैं कोर्ट के सामने बयान देना चाहती हूँ, तो मजिस्ट्रेट 164 की स्टेटमेंट उनको रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट होती है ये ऑन ओथ होती है। ठीक है, ऑन ओथ होती है, 161 में ऑन ओथ नहीं होता। ठीक है, ये आपकी ऑन
ओथ होती है, ठीक है। इसी तरह ये आपका ये फरज साहब एक्यूज जो है, ये एक्यूज आगे कन्फेशन करते हैं तो वो विदाउट ओथ होगा उनका, ठीक है। वो विदाउट ओथ होगा और वो आके बयान देंगे, वो विदाउट ओथ होगा और उनको जो है मतलब इस पे जो भी आपके बयान देने चाहिए, सपोज के वो कहते हैं ये मुइनुद्दीन साहब ने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि जी इन्होंने मेरी 5 लाख की चोरी की है, ये आके कन्फेशन कर सकते हैं कि जी नहीं मैंने तो 1 लाख की चोरी की है, या जो मर्जी कन्फेशन करना चाहें वो आके कर सकते हैं 164 के तहत। ये अभी हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हम अभी इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इन्वेस्टिगेशन का भी प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। ये अभी आपका फर्स्ट सेकंड ये आपका इन्वेस्टिगेशन पोर्शन चल रहा है, ठीक है। अब 161 की स्टेटमेंट हो गई, कोई अगर रिकॉर्ड करवाना चाहता है, ठीक है, तो आपकी 161 की स्टेटमेंट के बाद वो आपका, ठीक है, कोई 161 में आपका ये हो गया आपका 161 का स्टेटमेंट या 164 का स्टेटमेंट, ठीक है, या फिर ये 164 की स्टेटमेंट, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद क्या कहता है कि उसके बाद कहता है कि जी जब आपका कोई मुलजिम अरेस्ट होता है, ठीक है, तो 61 भी है, 61 कहता है कि जी विद इन 64, ठीक है। 61 क्या कहता है, 60 जब एफआईआर लॉन्च हुई 61 सीआरपीसी के तहत विद इन 64 आवर्स, ओ सॉरी 64 नहीं, 24 घंटे, 24 आवर्स में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो फिर मुल्जिम पुलिस जो है लाजमी उसका रिमांड लेगी, जो कि 165 के तहत है, ठीक है। 160 167 के तहत होती है रिमांड उनकी, ठीक है, 167। चले, ठीक है। वो आपका 167 के तहत वो रिमांड देंगी। रिमांड पे आपको मैं बताऊं तो लैंडमार्क जजमेंट है जो कि अब तक चल रही है, ठीक है। 1984 PCRLJ 1984 PCRLJ RLJ ये 2588 ये इसमें 2588 ये इसमें जो है डिटेल के साथ बताया गया है, ठीक है। क्या इसमें डिटेल के साथ बताया गया है कि ये है आपका गुलाम सरवर केस, कौन सा, गुलाम सरवर केस। इसमें डिटेल के साथ बताया गया कि जी रिमांड कब दिया जाएगा, किस कब क्यों दिया जाएगा, किन सूरतों में दिया जाएगा, ठीक है। ये इसमें बताया गया कि जी अगर आपने 2 दिन का रिमांड दिया, 2 दिन में कोर्ट ने जो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, जैसे 2 दिन ले गए, वही कोई जिम्नी नहीं लिखी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो कोर्ट जो है फर्दर रिमांड नहीं देगी, फर्दर रिमांड नहीं देगी, मतलब आपका मैकेनिकल बेसिस पे नहीं देगी कोर्ट, ठीक है। ऐसे कोर्ट ने देखना है कि जी अगर उनकी कोई प्रोग्रेस है फिर देगी। और रिमांड की ग्राउंड्स क्या है, रिमांड की ग्राउंड्स वो बताता है कि जी इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, और आगे है जी recovery is yet to be effected, recovery is yet to be effected, ठीक है। रिकवरी अभी पेंडिंग है। एक और भी है यहाँ पे हम, ठीक है। अब एक्विजिशन इज वेल फाउंडेड, एक्विजिशन इज वेल फाउंडेड के उन पे जो इल्जाम लगाया गया कि वो सही है, रीजनेबल ग्राउंड्स पे है, ठीक है। ये आपकी डिमांड की ग्राउंड्स हैं, ठीक है, ग्राउंड्स फॉर, ठीक है। अब ये केस की रिमांड की बात कर रहे हैं, ये हम रिमांड की बात कर रहे हैं फरज साहब की। जैसे फरज साहब पे 300 आपका चोरी हुई, ठीक है,
FIR हुई सपोज के फराज साहब पे किसकी, 380 की, ठीक है, 380 की चोरी, 380 PPC अब चोरी हुई। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लोगों को बयान रिकॉर्ड किया गया। अब फराज साहब अरेस्ट होते हैं तो उनको 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, तो मजीद रिमांड के लिए वो आपका 167 के तहत लेके आते हैं। 167 में उनका वो कहते हैं कि जी ये जो है एक्विजिशन वेल फाउंडेड है, इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, इनसे अभी रिकवरी भी होनी है, माल भी जो है चोरी का माल है वो भी इनसे रिकवर करना है, तो हमें डिमांड दें। कोर्ट जो है फिर उनको 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितनी भी है, टोटल डिमांड कितनी होता है, टोटल डिमांड होता है आपका 15 दिन का। अक्सर कहते हैं 14 दिन, 14 दिन उसमें कैसे होते हैं 14 दिन, जो पहला ये 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे बाद लेके आते हैं, ठीक है, वो उसमें शामिल होते हैं, बाकी 14 दिन का रिमांड होता है। तो टोटल जो होता है 15 दिन का होता है। 15 दिन का रिमांड एज ए होल एट ए टाइम नहीं दिया जाएगा। कोर्ट आप जब भी रिमांड पढ़ते हैं तो वो आप कोर्ट देखते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन का होता है, ठीक है, 1 दिन 2 दिन या 4 दिन का होता है। मैं इधर एक मेरा 4 भी ला था, ये इसमें नहीं, ये कुछ और है। रिमांड जो है 2 दिन 4 दिन या 10 दिन का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ये आपकी रिमांड है। ये ये देखें, ये रिमांड उन्होंने दिया है आपका, रिकवरी एज वेपन येट टू बी इफेक्टेड, सो नाउ द एक्यूज बी प्रायोरिटाइज्ड, और रिमांड दिया जाता है 4 डेज का। कितनी, वो ये है 4 डेज का रिमांड दिया गया है। तो वो रिमांड दिया जाता है 2 दिन 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा ये डेथ के 302 में 4 दिन का दिया गया था, वरना 1 दिन 2 दिन का रिमांड दिया जाता है। ठीक हो गया। आगे, अब रिमांड हो गया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो फिर उसके बाद चालान आ जाता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो फिर चालान आ जाता है। अब ये हम पढ़े थे चालान, ये तीसरी है उसकी कैटेगरी चालान की, ठीक है, तीसरी कैटेगरी है आपकी चालान की। ठीक हो गया। यहाँ पे ये हम उसको अपने हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी अब चालान, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपका चालान जमा होता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो फिर चालान जमा जमा होता है। चालान में वो जो चालान के कितनी कलम होते हैं, चालान के टोटल 7 कलम होते हैं। अब ये जो बात कर रहा है ना, ये 60 आपकी 169 की, इसमें अक्यूज जो है जब उसके खिलाफ एविडेंस कंप्लीट ना हो, उसको चालान के कॉलम 7 होते हैं, उसका कॉलम नंबर 2 में रखा जाता है, ठीक है, किसमें, कॉलम नंबर 2 में, कॉलम नंबर उसको 2 में रखा जाता है। कॉलम नंबर 2 में कौन से लोग होते हैं, कॉलम नंबर 2 में लोग ऐसे लोग होते हैं जो इनोसेंट डिक्लेयर होते हैं, इनोसेंट डिक्लेयर होते हैं, या फिर जो आपका ड्यूरिंग कस्टडी डेथ हो जाती है, जिनकी डेथ ड्यूरिंग कस्टडी कस्टडी, या फिर आपके वो होते हैं जिनको अभी अ, या फिर आपका ड्यूरिंग कस्टडी, या फिर जो अब्सकॉन्ड काट जाते हैं, ठीक है, जो आपके अब्सकॉन्डर होते हैं, अब स्कॉन्डर,
ये इतनी डेप्थ में मेरा ख्याल है आपको जितनी ट्रायल बताया जा रहा है ना, कि अब आपको अगर साथ साथ लिखते जाते हैं तो CAPC बहुत अच्छी हो जाएगी और क्रिमिनल के बहुत अच्छे वकील होंगे आप। ठीक है, अब इनोसेंट जो होता है ये, अब मैं साथ आपको चालान भी दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ये आपका है जी चालान रिपोर्ट 773/173। इंक्वेस्ट रिपोर्ट, रिकवरी, फ्रेम चार्ज, ये ठीक है। अब इसमें देखें, ये इसमें चालान है, ये FIR है, ये आपका ये चालान है। ठीक है, अब ये कॉलम नंबर 2 जो है ना वो लिखा हुआ है कि जी नाम व सुकूनत मुलजमान चालान नहीं किए गए, ख्वाह गिरफ्तार ना हुए या बमशूल मफरूर को सुर्ख रोशनाई से लिखो। ठीक है, ये आप देखें, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो आपके इनोसेंट डिक्लेयर होते हैं उनको ब्लू से लिखा जाता है, ब्लू इंक से। ठीक है, उनको कॉलम नंबर 2 में लिखा जाता है ब्लू से, और दूसरे जो जिनकी डेथ हो जाती है उनको आपका लिखते हैं ब्लैक से, ब्लैक ब्लैक इंक, ब्लैक से लिखते हैं। और जो अब्सकॉन्डर होते हैं उनको रेड रेड से लिखते हैं। ठीक है, उनको रेड से लिखते हैं। ये कलम। अब कॉलम नंबर 2 जैसे देखें, मुल्जमान थे कितनी, मुल्जमान थे आपके 380 की FIR थी। मुल्जमान थे आपके 300 मुल्जमान थे आपके मिस्टर फरज साहब, और आपके साथ थे सपोज के अहमद साहब। ठीक हो गया, अहमद साहब, अहमद अहमद साहब थे। ठीक है, ठीक है, अहमद साहब। अब फराज साहब तो अरेस्ट हो गए हैं, ये हो गए हैं अब्सकॉन, इनका पता नहीं है, ये ऑफेंस करके गायब हो गए हैं। ठीक है, ऑफेंस करके गायब हो गए हैं। और इसी तरह इनके साथ एक थे शुएब साहब, वो भी चोर हैं। ठीक है, आपका वो भी चोर हैं। अब ये इन शुएब साहब को बेगुनाह कर देते हैं, बेगुनाह शुएब साहब को बेगुनाह कर देते हैं। तो आपका जो बेगुनाह हो गए हैं, ठीक है, उनका नाम कहाँ पे लिखा जाएगा, ये आपका है इनोसेंट में लिखा जाएगा। जो बेगुनाह हो गए, सपोज शुएब साहब है, बेगुनाह हो गए, इनका नाम लिखा जाएगा ब्लू इंक से। और जो अब्सकॉन कर गए हैं अहमद साहब, उनका रेड इंक से लिखा जाएगा। डेथ कंसिडरी में कोई नहीं है तो वो उसमें कोई नहीं होगा। ये कॉलम नंबर 2 में आएंगे। अब ये जो कॉलम नंबर 2 वाले को भी जो आपकी कोर्ट है वो बुला सकती है। मेरा एक केस चल रहा है जिसमें 376 था, एक 7 साल बच्ची के साथ जो कि स्कूल में गई है, तो उसके साथ वो इल्ज़ाम था कि जी उन्होंने किया था। ठीक है, स्कूल की जो स्कूल का जो मालिक है उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि असल जो उसमें मुलज़िम था, जो स्कूल में कैंटीन भी होती है, ठीक है, कैंटीन का जो वो बंदा था, उसने आपका वो किया है, उसने उसके साथ ऑफेंस कमिट किया है, साथ उसके साथ वो भी जो मालिक है स्कूल का उसको भी कंटेन कर दिया। उसका नाम हाफिज इमरान है। अब हाफिज इमरान को पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बेगुनाह कर दिया। उसकी प्री अरेस्ट बेल भी चल रही थी, तो बेल हमने विड्रा कर ली थी। उसके बावजूद जो आपका बेगुनाह हो गए हैं, उस बेगुनाह को भी कोर्ट समन कर सकती है। ठीक है, जो बेगुनाह हो गए उनको कोर्ट फिर भी समन कर सकती है, उन पे भी चार्ज फ्रेम कर सकती है। इसी तरह वो बेगुनाह हो गया था, लेकिन कोर्ट ने फिर भी उसको समन किया। ठीक है, और उनको उन पे लगाया, मतलब फर्द जुर्म उन पे भी लगाई, फायदे जुर्म उन पे भी लगाई। अब ये हो गया एक चालान का प्रोसीजर। ठीक है, आगे वो कहता है
कि जी जो आपके एक रिलीज अक्यूज व्हेन डेफिशिएंट एविडेंस, ये आपका 169 वाले हैं। ठीक है, ये 169 वाले हैं जो आपका जिनको डेफिशिएंसी पे वो छोड़ देती है कोर्ट। चले आगे आपका एक मिनट तक हमारी मीटिंग एंड होगी तो फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट करूंगा। अब जो गुनहगार पाए गए, ठीक है, जो गुनहगार पाए गए हैं उनका कॉलम नंबर 3 में लिखा जाएगा और उनको भेज दिया जाएगा। देखें आपका यहाँ पे जो कॉलम नंबर 1 होता है उसमें मुस्तगीज का नाम होता है, कंप्लेनेंट का नाम होता है। ठीक हो गया, कंप्लेनेंट का नाम होता है। दूसरे में कौन होते हैं, जो आपका जो चला मतलब बेगुनाह हो गए, जैसे आपका शुएब साहब वो हो गए। अब तीसरे में कौन होते हैं, जो जेर हिरासत होते हैं, जैसे फरज साहब हैं वो जेर हिरासत हैं। ठीक है, अभी जेर हिरासत हैं तो उनका कॉलम नंबर 3 में होगा, मतलब अरेस्ट किया